अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, मुल्क में सियासी इंतशार जारी है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी चाराजोई कर रही है, इलेक्शन जो मुलतवी हुए हैं, तो दूसरी तरफ सियासी महाज भी उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन सियासी महाज उनके लिए कोई आसान नहीं है। निगरां हुकूमत ने पंजाब में थ्रेड अलर्ट जारी किया जब मीनार पाकिस्तान में इमरान खान अपना जलसा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके कंटेनर लगाकर उनके कारकुनों को गिरफ्तार करने का भी इमरान खान ने दावा किया है। इस दावे में कितनी हकीकत है, या फिर इमरान खान मीनार पाकिस्तान में जो पावर शो करना चाहते थे वो हो नहीं सका है, तो इसलिए ये गिरफ्तारियां का एक जो है वो राग लापा जा रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे, साथ साथ बात करेंगे जो इलेक्शन मुलतवी हुआ उसके आगे चलकर मुल्क की सियासत पर क्या असरात हो सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ आ सकता है। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखती हैं। उज़मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। हमें ज्वाइन किया है अखुंज़ादा चटान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में साथ देंगे हमारा फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं उज़मा आपकी जानिब आऊँगी और आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग तो सियासी लोग हैं, सियासी स्पेस दीजिए, ये ज़रूर बात है, इंतज़ामी मामला ज़रूर हैं, लेकिन आप एक सियासी जमात को जलसा करने का भी हक नहीं देना चाहते। उनके कारकुनों को गिरफ्तार करते हैं, रास्ते रोकते हैं, कंटेनर लगाते हैं, ये तो सियासी रवैये नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आलिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, अगर इनको पंजाब हुकूमत जो है, केयर हुकूमत, उन्होंने बिल्कुल इजाज़त दी है और वो अपना पूरा इंतज़ाम करके बैठे हुए हैं वहाँ पे, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हमने तो बिल्कुल कुछ किसी तरीके से हमने कोई इनको रुकावट या मना करने का किसी तरीके से हमने कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो खुद इस वक्त जो हैं इलेक्शन की तैयारी पूरी करके बैठे हुए थे। अपनी हमने सारे नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह सबमिट कराए, स्क्रूटिनी कराई सारा, लेकिन जो मुल्क के हालात हैं और जो मुल्क के अदारे, ये कहा जा रहा है कि ये जो रवैया है ये बाइस्ड है। जो इस वक्त जिस तरह से पीटीआई ये कह रही है कि बाइस्ड है, ये वफाक की जो भी डायरेक्शन है उसको फॉलो कर रही है। देखिए, बात सारी ये है कि इमरान खान जो हैं, हमने सुन लिया जिस तरह यास्मीन राशिद, ब्रिगेडियर एजाज शाह और ये सारे बातें कर रहे थे कि हर एक को उन्होंने धमकी दी हुई है कि अगर बंदे नहीं लाओगे तो ज़मान पाक, बंदे नहीं लाओगे मीनार पाकिस्तान तो तुम्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ये धौंस और ज़बरदस्ती और धमकियाँ जो हैं, मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए, कुछ मुसलमान हैं हम सारे, कुछ रहम करें अपने कारकुनों के ऊपर। रमज़ान शरीफ का महीना शुरू है, बरकतों का महीना है, लोग इबादत करना चाहते हैं, लोग अपने घरों में रह के तो जो है इसको रमज़ान शरीफ को बड़े अच्छे तरीके से वो गुजारना चाहते हैं। क्यों आप खज्जल ख्वार कर रहे हैं लोगों को? अब आपको पता है कि जब इलेक्शन हमें नहीं नज़र आ रहा अभी नज़दीक फ्यूचर में, तो आप रहने दें, कम से कम लोगों को रोज़े तो चैन से रखने दें। आप क्यों अपने ये सियासी एजेंडे पे इस तरीके से चल रहे हैं? उसके बाद मैं चाहूंगी कि फिरदौस साहब आप अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें। चटान साहब, आपको क्या लगता है कि कोई भी अबूरी हुकूमत है, निगरान सेटअप है, उसको तो सबके साथ एक ही रवैया रखना चाहिए, और अगर पीटीआई जलसा करना चाहती है या जलसा कर रही है तो उसके लिए भी उनको ना सिर्फ वहाँ पर सिक्योरिटी देनी चाहिए बल्कि इंतजामात भी मुकम्मल होने चाहिए। ये एक सियासी जमात का हक है, लेकिन पीटीआई के साथ ये रवैया आपको नहीं लगता कि बिल्कुल सियासी लिहाज से गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मेरे ख्याल से गिरफ्तारी है कुछ लोगों की, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने पुलिस पे पेट्रोल बम फेंके हैं, जिन्होंने पुलिस के सर फाड़े हैं, जिन्होंने अदालतों के गेट तोड़े हैं। तो जाहिर बात है कि आप ये काम करेंगे तो इंतज़ामिया तो आपको पकड़ेंगे और पकड़ना भी चाहिए। जहाँ तक जलसों का ताल्लुक़ है, तो अगर इमरान खान साहब मेहरबानी करके, और रमज़ान का महीना है, इबादतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, इसमें ख़ुद भी थोड़ा सा इबादत करे, आराम करे और लोगों को भी इबादत करने दे और आराम करने दे। जो सरकारी अहलकार है, जो इनके वर्कर है बेचारे, जो टिकट के मारे हैं, जो टिकट के लिए वो कभी कहते हैं ज़मान पार्क आ जाओ, डंडे साथ लाओ, गोलेल साथ लाओ, असलहा साथ लाओ, कभी जलसों में बुलाते हैं। तो अगर ये एक महीना इसको चैन और सुकून से रहने दे और इंतज़ामिया को भी रहने दे तो बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा।
اور جہاں تک اس ملک کے مسائل ہے تو سیاسی لوگوں نے کبھی نہ اپنے مسائل سڑکوں پہ حل کی ہے، نہ کبھی مسائل سڑکوں پہ حل ہو سکتے ہیں۔ مسائل کے حل کرنے کے لیے سیاستدان آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، ایک بار مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، دوبارہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر تیسری بار مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور تب تک مذاکرات کرتے ہیں جب تک مسائل کا کوئی حل نہیں نکالتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے تو دیکھ لیا، ہم نے پی ڈی ایم نے کتنے جلسے کیے، ہم نے کتنے جلوس نکالے، کیا ہم نے جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے اس کو حکومت کو گرا دیا؟ ہم نے عدم اعتماد لایا۔ اگر سیاسی لوگوں کو کچھ مل سکتے ہیں تو وہ اداروں کے اندر سے مل سکتے ہیں، وہ باہر کو ان سے نہیں مل سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنا یہ ضد اور انا چھوڑ دے کہ مجھے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے اور آرمی چیف مجھے کال کر کے اور مجھے بلائے۔ یہ سیاسی بندہ بنے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائے، اور میں تو اس کو یہ بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ پارلیمان میں واپس آ جائے، سینٹ میں واپس آ جائے۔ لیکن چٹان صاحب، آپ لوگ سیاست کرنے ہی تو نہیں دے رہے۔ دیکھیں نا کہ آپ اگر جلسہ کر رہے ہیں، یہ سیاسی جماعت کا حق ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لوگوں کو گھر پہ رہنے دیں، عبادت کرنے دیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن سیاسی ورکر کا حق ہے، وہ روزے کے ساتھ اگر اپنی سیاسی ایکٹیویٹی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ قدغن تو نہیں لگا سکتے۔ بالکل، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مہربانی کرے کہ ڈنڈے ساتھ لے کے نہیں آئے، غلیل ساتھ لے کے نہیں آئے، گالم گلوچ نہیں کرے، اداروں پہ الزامات نہیں لگائے، کسی پہ اس کو شک ہے تو ثبوت کے ساتھ آ کے الزامات لگائے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو یہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور 1600 کے قریب ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے مختلف شہروں سے، تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو عمران خان صاحب کا کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ تو جب بھی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اگر کسی کو گرفتار بھی کیا ہے 1600 ہے یا 2000 ہے تو کیا جو انہوں نے کیا تھا پولیس کے ساتھ، انہوں نے جو عدالت کے ساتھ کیا، جو ڈنڈے غلیل یہ جو پیٹرول بم پھینکے ہیں، کیا اس پہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اس پہ گرفتاری نہیں ہونا چاہیے یہ تو پھر بنانا ریپبلک ہے، پھر یہ پاکستان تو نہیں ہوا۔ کہ وہ یہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے اور قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے اور 2 پاکستان نہیں، 1 پاکستان ہونا چاہیے۔ تو اب یہ ثابت کرے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے تھے، یہ جو 22-23 سال سے جو بھاشن پورے قوم کو دے رہے تھے کہ دیکھو میرے پاکستانیوں، امریکہ میں قانون کا لوگ اتنے احترام کرتے ہیں، پھر یہ اس طرح بیہیویئر نہیں کرے۔ جی بالکل، جی بالکل، ظاہر ہے کہ جو آپ کا ایکشن ہے وہ عوام کو پولیس اور ریاست کے سامنے کھڑے کر دی۔ جی بالکل، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ایکشن جو ہے ان کا وہی ہونا چاہیے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک طرف تو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، عدالت میں عمران خان صاحب اس لیے پیش نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان شامل کر لیا جائے کیونکہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ریلیاں بھی نکالتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر نگراں حکومت کوئی سیکیورٹی الرٹ جاری کرتی ہے، حفاظتی انتظام کرتی ہے، تو اس سے بھی آپ لوگ نالا نظر آتے ہیں، آخر کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن پہلے مجھے جو دونوں صاحب اور صاحبات ہیں، پاکستان کس تاریخ کو بنا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ نے گناشی 27 رمضان 14 اگست 1947 رمضان کے مہینے میں قائد اعظم نے چین اور سکون سے لینے دیتے اتنے لوگوں کو حکومت بننے دی۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا آواز نہیں آ رہی، مسلمانوں کو کی حکومت بنانا ایک عبادت ہے اور حق کی بات کرنا بھی عبادت ہے، اور ظالم لوگوں کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا بھی عبادت ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا بھی عبادت ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ پاکستان کے آئین کا تحفظ کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، یہ کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، یہ ان کا قصور ہے۔ پی ٹی آئی اس مہینے میں جتنی عبادت کر رہی ہے اس وقت، ایسی عبادت یہ کر ہی نہیں رہے۔ ہم تو حقیقی آزادی کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکال رہے ہیں۔ جو انگریز چھوڑ گئے، جو امریکہ کے پٹھو ہیں، ان کے سے عبادت کے چاہ رہے ہیں، جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کا استحصال کر کے رکھا ہے، ان سے آزادی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ تاریخ لینا چاہتی ہیں، یہ جہاد کون سی ہے؟ کیونکہ آپ کے اوپر کچھ لوگ مسلط کر دیے گئے،
अच्छा सर, ये तो जाहिर है कि एक आपका बयानिया है, लेकिन मेरा सवाल उसका जवाब आप दीजिए कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स इतने हैं, निगरान हुकूमत पंजाब में आपके हिफाजत से इंतजाम कर रही है, तो इस पर आप लोग नाला क्यों है जलसे की? वो पंजाब हुकूमत जिसने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो सेक्शन 144 लगा देती है जब हम रैली की निकालते हैं। एक दफा कह देती है औरत मार्च, दूसरी दफा कह देती है PSL मैच, तीसरी दफा हमारे जलसे की इजाजत नहीं देती। वो हमारे चेयरमैन के घर के ऊपर निहत्ते मुलाजमीन के ऊपर जिस तरह डंडे बरसा रही है वो सबको पता आ रहा है। जिस तरह गेट तोड़ा जा रहा है इतनी बड़ी बड़ी मशीनरियां लाके, वो सबने देखा है। आप कहती हैं ऐसे लोगों के जरदारी के बेटे के ऊपर हम तो जो है भरोसा करें कि मोहसिन नकवी नहीं तो आपको क्या लग रहा है क्यों करेंगे? केयरटेकर लगता है किसी लिहाज से भी शख्स को कौन शख्स इसे केयरटेकर कहेगा, न्यूट्रल कहेगा? ही इज अ टोटली पार्टीजन मैन, टोटली रिडिकुलस एक्शन। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत है ये क्यों पीटीआई के खिलाफ है? एतजाज अहसन साहब पीटीआई नहीं है, आज एतजाज अहसन साहब PPP है, जो कहते हैं कि you can throw एतजाज अहसन out of PPP, but you can't throw PPP out of एतजाज अहसन। ये उनका जुमला है। वो क्या कहते हैं मोहसिन नकवी के बारे में चला दीजिए। वो वहां इजमान पार्क में रहते, वो बताएंगे कि उनके घर पे शेलिंग कितनी हुई है, कितना इनको ख्याल है शहरियों का, कितनी मोहब्बत है अवाम से, 73 लोगों की। जब पुलिस सबसे पहले वो आदमी यूनिफॉर्म में होता है उसकी जिम्मेदारी। लेकिन फिरदौस साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोग भी मीनारे पाकिस्तान में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रहे हैं? वो जलसा जो आप पावर शो करना चाहते थे वो नहीं हो सका है। हमने अभी तो जलसा शुरू नहीं हुआ, आप कहाँ से डिक्लेयर कर रही हैं? और दूसरी बात है, हमें चाहे कुछ भी हो, हम यही दिखाना चाहते हैं क्यों लगाए कंटेनर। आप यजीद को किस तरह पहचानवाते? जुल्म के जरिए। इमाम हुसैन की हक्कानियत 72 थे, आपके 72 ने क्या कर लिया? वहां तो 30,000 थे। अरे नहीं, जो जुल्म कर रहे हैं उससे लोग फैसला करेंगे कि हक किधर है और जालिम किधर खड़ा है। खोल देते सारे रास्ते, एक कंटेनर नहीं लगना चाहिए था। जी, ये तो बिल्कुल सियासी हक है। उज़मा, इसके ऊपर आप उज़मा मेरे साथ है, उज़मा इसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी कि कंटेनर लगाए गए हैं, ये बिल्कुल तो उनके ये जो है उनके हुकूक सलब, सियासी हुकूक सलब किए जा रहे हैं निगरान हुकूमत, तो ये क्यों है? देखिए हालिया जो निगरान हुकूमत है उनका एक अवलीन फ़र्ज़ है कि हर एक की जो जानो माल की हिफाजत करनी। और जब सिक्योरिटी थ्रेट है, कलअदम तंजीमों के लोग जो हैं पहले भी पकड़े गए हैं कुछ ज़मान पाक से, और वो अब तो कह रहे हैं कि किस तरह से अब निगरान हुकूमत ने जुल्म किया वहाँ पर। अच्छा, ज़रा मुझे आप जवाब देने देना। तो ये अगर थ्रेट है तो इन्हीं की कारकुनों की और जो आम शहरी हैं लाहौर के, उनकी जानो माल को महफूज करने के लिए ये सारे हिफाजती इंतजामात किए गए। इनको तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि अब इस तरह से ये क्रिटिसाइज। और मैं फिरदौस शमीम नकवी से पूछना चाहती हूँ कि ये आइन जो है उसको बचाना इनके लिए इबादत है, तो ये अप्रैल जब इन्होंने नेशनल असम्बली को डिप्टी स्पीकर के थ्रू एक गैर आइनी तरीके से डिसॉल्व किया था, तो तब इनकी इबादत किधर थी? फिर इन्होंने जब पाकिस्तान के जितने रियासती जो इदारे हैं उनके खिलाफ अपने कारकुनों को खड़ा कर दिया, बगावत के लिए उकसाया। अब आप सोचें कि हमारे कम से कम 100 से ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है वो ज़ख्मी हुई, हस्पतालों में गए, और कई तो बहुत शदीद। इस्लामाबाद में जो है कम से कम 70-80 हमारे जो पुलिस वाले थे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब जत्थों के साथ इन्होंने हमला किया, वहां के जो काम करने वाले थे उनकी मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। ज़ुमान पार्क में जरा इनसे पूछ लें, पेट्रोल बम जो अंदर से फेंके गए और जो कैनन जो वाटर कैनन जो है वहां पे जो आग लगी और स्ट्रेट फायरिंग, कोई मुलाजमीन नहीं थे,
क्लैश एंड कोव्स निकली हैं अंदर जमान पाक से, वहां पे पेट्रोल बम बनाने का पूरी वहां पे इंतजाम मुकम्मल था और वहां से स्ट्रेट फायरिंग छत से की गई है, पुलिस की गाड़ियों को नहर में फेंका गया है। तो ये रियासत जो है उस पर अगर आप हमला आवर होंगे तो कौन से आइन की आप हिफाजत कर रहे हैं, ये कौन से कानून की हिफाजत करके आप अपने आप को इबादत का रुतबा दे रहे हैं? तो कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। कॉल और फे में इतना तजाद, और इमरान खान जो है वैसे तो वो वीडियो लिंक से सिर्फ बात करेंगे, वैसे तो वो निकल नहीं सकते, वैसे तो वो 7 पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन जब जलसा करना होगा तो उनकी सब टांग भी ठीक हो जाएगी और उनकी सारी प्रॉब्लम से खत्म हो जाएंगी और वो आ जाएंगे। तो ये पूरी दुनिया को नजर आ गया है कि इस वक्त किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है लोगों को। यहाँ पे ब्रेक शामिल, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दोस्त साहब से भी इस पर कमेंट लेंगे और साथ बात करेंगे कि इलेक्शन जो पंजाब और केपीके में मुलतवी हुए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको अंडू कर सकती है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करेंगे कि इस वक्त जो कि इलेक्शन मुलतवी हुए हैं पंजाब और केपीके में, इस पर पीटीआई सीखपा भी है और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जो है वो अंडू कर दे और इलेक्शन का जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहे कि वो इलेक्शन करवाएं। लेकिन मैं चाहूँगी कि चट्टान साहब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें कि आपके अपने ही पीपल्स पार्टी की हद तक में पीडीएम की जमातें या इस वक्त इत्तेहादी जमातों की बात नहीं करी जो हुकूमत में है, मैं पीपल्स पार्टी की हद तक ये जानना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी तो आइन खुद बनाने वाली है, आइन की पासदारी की बात करती है और अभी भी आपके लोग, जो आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लोग ही इस फैसले के खिलाफ हैं कि आइन पाबंद करता है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन नहीं तारीख आगे दे सकता, तो फिर आप लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी आलिया, आपके जो सवाल से पहले मैं शमीम नकवी साहब को एक बात बताऊं कि आप कह रहे हैं कि ये जो जलसे आप कर रहे हैं ये इबादत है, तो मुझे आप ये बताएं कि इस इबादत में बुज़दार साहब कहाँ पे हैं? इसमें आप ये बताएं चौधरी साहब कहाँ पे हैं जो वज़ीर आला था, परगूगी कहाँ पे हैं, इमरान खान साहब के अपने बच्चे कहाँ पे हैं? अगर ये इबादत है तो फिर ये मुल्क जिन लोगों ने खाया है उनको भी ले आए, जुल्फ़ी बुखारी को ले आए, वो जो नेब का बना हुआ था क्या था जो पाकिस्तान को करप्शन से साफ करते करते पता नहीं कितने करप्शन करके मुल्क से चला गया, उनको भी ले आए। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि हमने तो पार्टी भी और मैंने बजाते खुद स्टूडेंट्स लाइफ से जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद किया है। वो स्टूडेंट्स लाइफ जिसमें मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं इंजीनियर बन सकता था, मैं फौजी ऑफिसर बन सकता था, पुलिस ऑफिसर बन सकता था, वो टाइम हमने गुजारा है जमहूरियत के बहाली के लिए, कानून और आइन के बालादस्ती के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 4-5 चीज़ें ऐसे हैं कि अगर इसका कोई हल नहीं निकलते हैं और ऐसे इस टाइम पे इलेक्शन हो जाता है तो खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क इस तरह के बहरान में चला जाएगा कि फिर इससे निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसमें सबसे पहला जो मसला है, शायद लाहौर के लोगों के लिए नहीं हो, शायद इस्लामाबाद के लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन मैं अभी जो आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ अफगानिस्तान के बॉर्डर से 15 किलोमीटर के फासले पे हूँ, बाजौर से आपके साथ मैं प्रोग्राम में शामिल हूँ। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर अभी इलेक्शन होगा तो हम और अवामी नेशनल पार्टी वाले इस तरह कैंपेन नहीं कर सकेंगे, हम चारदीवारी से बाहर जाके कैंपेन नहीं कर सकेंगे जो कि दूसरी पार्टियां पीटीआई या मजहबी तंजीमें वो दिन को रात को पहाड़ों में हर जगह कैंपेन के लिए, इसको कोई मसला नहीं होगा। दूसरा मसला ये है जो आईनी और कानूनी मसला है कि हमारे आईन में बिल्कुल साफ और शफाफ अल्फाज में लिखा है कि जो इलेक्शन होगा वो निगरान हुकूमत की निगरानी में होगा। अभी अगर इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब में और पुख्तनख्वा में और यहाँ पे हुकूमतें बन जाते हैं तो इसके बाद जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, कोई बताए कि इस वक्त आप क्या करेंगे? क्या ये जो हुकूमतें मुंतखब हो जाते हैं इसको आप मुअत्तल करेंगे और इसके ऊपर आप निगरान हुकूमतें बनाएंगे? तीसरा मसला जो है वो सेंसस का है कि जो 2017 के सेंसस थे वो सिंधियों ने मुस्तरद किया है, पुख्तूनों ने मुस्तरद किया है,
बलूचों ने मुस्तरद किया है, ये सियासी मसला नहीं है, ये कौमी मसला है। ये शमीम नकवी साहब PTI का है, लेकिन उन्होंने भी 2017 के जो सेंसस थे, ये कराची में रहता है, ये सिंध में रहता है, उन्होंने भी इसको मुस्तरद किया है। तो अगर आप 2 सूबों में 2017 के सेंसस से इलेक्शन करेंगे और 2 सूबों में और एक मरकज में आप इलेक्शन करेंगे 2023 के सेंसस से, तो ज़ाहिरी बात है इनके हल्के भी बढ़ेंगे, इनके मखसूस नशिस्तें भी बढ़ेंगे, इनके कौमी असम्बली की नशिस्तें भी बढ़ेंगे। तो कुछ मसाइल इस तरह के हैं। और सबसे जो बड़ा मसला है मौजूदा टाइम पे इमरान खान साहब का एतराज़ात है इलेक्शन कमीशन पे। अभी शमीम नकवी साहब ने कहा ये जो निगरान हुकूमत है ये कह रहे हैं कि ये तो PDM का हुकूमत है, जरदारी साहब का बच्चा है। ये लोग अगर गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत है तो आप लोग अदालतों में चले जाए, अगर ये गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से बना है। लेकिन इमरान खान साहब को निगरान हुकूमत चाहिए, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, अपनी मर्जी का। लेकिन इसके बावजूद इसी सेटअप में रह के चटान साहब इसी सेटअप में रह के वो इलेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं ना। जी जी, पुख्तनख्वा की हुकूमत में भी इनको इतराज़ात है। अगर ऐसे हालात में इलेक्शन हो जाते हैं और PTI को बुरी तरीके से शिकस्त हो जाते हैं, जिस तरह कराची में हुआ जहां पे इनके 24 MPs थे और 14 MNS थे, इस तरह की शिकस्त हो जाता है, तो क्या इमरान खान साहब इस नताइज को तस्लीम करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह के मसाइल है कि इस पे कोई हल निकलना चाहिए, चाहे वो पार्लियामान से। बेहतरीन हल तो इसका पार्लियामान निकाल सकती है या इलेक्शन कमीशन निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अगर जल्दी नहीं करते और जिस तरह के मुतनाज़िया फैसला उन्होंने किया था, अगर इस तरह मुतनाज़िया फैसला नहीं करते और फुल बेंच बनाते और पहले इस मसाइल का हल निकाल के और फिर इलेक्शन के ऐलान करते, तो मैं समझता कि ये बहुत बेहतर होता मुल्क के लिए भी और सब के लिए भी। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त वफाक वहां पर वफाक जब इलेक्शंस का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 रोज में करवाने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन, तो उस वक्त वफाक ने भी तो अपना वहां पर इनपुट दिया था। तो वहां पर आप वहां पर ये जो रिजर्वेशन अभी हैं वो वहां पर भी उस वक्त भी दे सकते थे और अभी भी चांस शायद होगा। फिरदौस साहब आप बताइएगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को अंडू कर दे, तो इलेक्शन का दोबारा से डायरेक्शन जारी करे? क्या लगता है कि फिर इलेक्शन हो जाएंगे? अलीना, मुझे क्या ये राइट है कि मैं इन दोनों को जवाब दूं या नहीं है? Yes, sure, why not? So now you have got to give me time. Yes, of course. And I'll try to be as short as possible replying to both of them. देखिए, एक मिनट पहले उस्मा, औरत पुलिस के कहीं वीडियो में नहीं नजर आया कि चादर और चारजहारी का तहफ्फुज़ करते हुए। पता था कि इमरान खान घर में मौजूद नहीं है। अगर घर के अंदर कोई मौजूद है तो ख्वातीन मौजूद है और नौकर मौजूद है। आपने पूरी चीज को वीडियो पे क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? हम तस्वीर दिखा सकते हैं जहां पुलिस वाले पेट्रोल की बोतलें लेके अंदर जा रहे हैं। पेट्रोल बम कभी प्लास्टिक की ये बोतलों में नहीं बनता, तो ये प्लास्टिक की बोतलें जो डिस्प्ले की जा रही है, ये निहायत अनाड़ी पड़ने की बात की गई है। अगर पाकिस्तान की पुलिस क्या क्या कुछ नहीं निकालते थी, यहाँ तो चीफ जस्टिस साहब शराब की बोतलें देखते हैं वो शहद की बोतलों में तब्दील हो जाती है। चीफ जस्टिस के सामने बोतलें तब्दील कर देते हैं। तो ये तो बंदूक पुलिस वाले क्या करते हैं? प्रहार उस जगह के शर्जील मेमन के ऊपर कौन गया हिफाजत कर रहा था? पुलिस। जादू का चिराग है ना इन लोगों के पास। तो उस्मा बीबी, आपकी ये बात कोई नहीं मानेगा। दूसरी बात, कितने पुलिस वाले चाहिए वारंट देने के लिए खान साहब को? और वो भी वारंट वो जिसको कोर्ट ने इशू किया बनी गाला पे। दे कैन नॉट कम टू जमान पार्क। किसी लॉयर से पूछ कर दिखा दे, अगर आपको आइन आता है थोड़ा बहुत या कानून आता है बता दीजिए। आ ही नहीं सकते। और 4000 पुलिस वाले आते और फिर वो डंडे बरसाते, फिर वो गैस पे फेंकते, लोगों की पिटाइयां करते। ये अवाम अब जाग चुकी है। मैं सबको कह रहा हूं, हम ऐसे दस्तूर को नहीं मानते, नहीं मानेंगे। हम लोगों को शऊर भी दे रहे हैं, हकीकी आजादी भी दिलवाएंगे। जब आपको, अगर आपको यही गुलामी मंजूर है तो नेल्सन मैंडेला कभी जो है वो आजादी नहीं पाता, अपार्टहाइड खत्म नहीं होती। इसलिए आप जो सबक दे रही है कि हुकूमत वक्त के सामने सर नुगू करके कहो कि और जूते मार ले मुझे, नहीं सर। अगर हुकूमत वक्त
आइन के लिहाज से चलेगी, कानून के लिहाज से चलेगी, असूलों के लिहाज से चलेगी। और अगर वो किसी आमिर का डिक्टेशन ले रही होगी तो हम ऐसे आमिरियत को और ऐसे डिक्टेशन को नहीं मानेंगे। ये तो लेकिन फिर अब मुझे बात करने दीजिए, चट्टान साहब ने, चट्टान साहब आपने जितने मसाइल उठाए, कल अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है पंजाब की असेंबली में आफ्टर अ जनरल इलेक्शन जिसमें सब हुए थे, तो क्या करेगी? फिर केयर टेकर सेटअप आएगा तो पंजाब में आएगा, और फिर जो इलेक्शन होगा उसकी डेटों पे क्या होगा? क्या आइन बनाने वाले बेवकूफ लोग थे? नहीं थे। क्या हिंदुस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का और सूबों का इलेक्शन अलग-अलग वक्त में नहीं होते? वहां हो सकते हैं, वहां के लोग कुछ फर्क है हमसे? दुनिया में किस जगह ये लिखा हुआ है कि जी सिर्फ वो होते? अभी अमेरिका की जमहूरियत ले ली जो ज्यादा एडवांस है, वहां आधा इलेक्शन कितने स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होता है आफ्टर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अच्छा फिर दोस्त साहब, एक बात की हैरानकुन बात ये है कि इतनी जल्दी में, इतनी जल्दबाजी में आपने असेंबली तोड़ दी और उसके बाद इलेक्शन भी आपको फौरी चाहिए, तो फिर असेंबली तोड़ने का फायदा तो आपको, आप लोग जो हासिल करना चाहते थे कि वफाक में भी इलेक्शन वो हो नहीं सका, तो फिर आप इलेक्शन होने दीजिए जब होंगे। एक मिनट, बात सारी है। आइन ये कहता है कि दिस इज माई राइट एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेरी एक जगह 2/3 मेजोरिटी थी, दूसरी जगह मेरे पास मेजोरिटी थी, और वो मेजोरिटी मैंने दोबारा साबित की गवर्नर को, जो कि उसको राइट नहीं थी उस वक्त मांगने की। ही वाज डूइंग पॉलिटिक्स। मैंने वो साबित करके, या तो आइन में से वो शिक निकाल दें जो मुझे ये इजाजत देती है, इससे कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं इस वक्त, हम बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो। ये कहते हैं कि पीटीआई नालायक थी, नाअहल थी, आईएमएफ से गलत फैसले कराए हैं। सारे जो 70 साल में जितनी बुराइयां नहीं हुई थी वो पीटीआई ने अपने 3 साल में बुरी कर दी। वी शुड बी द मोस्ट अनपॉपुलर पार्टी इन दिस कंट्री। इनको तो एक पलक झपके इलेक्शन करा देने चाहिए था और 2/3 मेजोरिटी ले लेनी चाहिए थी। उसके बजाय ये कितनी जमातें मिलकर लड़ रही है, सारी की सारे एक तरफ और तहरीक इंसाफ एक तरफ। ये है इनकी पॉपुलैरिटी का म्यार। ये कराची की बात कर रहे हैं। अच्छा लेकिन फिरदौस साहब, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उससे बदलेगा क्या? प्लीज अलीना, प्लीज कंप्लीट करने दे इनको। हर बात का अगर मैं कोई गैर जरूरी बात करूं तो है, महमूद मौलवी कब जीता था इलेक्शन? इमरान खान जिन सीटों पे लड़े उसके अंदर करंगी में हम जीते 58,000 वोटों से। 25 दिन बाद इलेक्शन होता है कराची का, जो कि आपने 6 महीने से रगेद रहे थे। आप सारी की सारी यूसिया जीत जाते हैं। ये कौन सा इंतखाब है? जिसे कहते हैं, इस इंतखाब नहीं कहते, इसे कहते हैं जेरीमेंडरिंग। तो फिरदौस साहब, यही सारा सेटअप है, यही इलेक्शन कमीशन है, इसी से आप मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन करवाने का, और यही इलेक्शन करवाएगा और यही नतायज आएंगे आपके बकौल, तो फिर आपको वो काबिल कबूल होंगे। अभी आप इसका भी जवाब सुन ले। मसला क्या है? मेरे पास चॉइस क्या है? आई हैव नो चॉइस। जब चॉइस नहीं है, मैं तब भी साबित करूंगा। मेरे पास जहां जहां ज्यादतियां होंगी मैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाऊंगा, मैं अदालतों में सबूत पेश करूंगा, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सेटअप। लेकिन मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। मुझे अगर राइट एक्सरसाइज करें जी, अगर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मेरी मर्जी का नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो हुकूमत भी नाराज है फिरदौस साहब। वहां पे तो रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को, और हुकूमत नाराज है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में तनाव है। आंसू हो रही है हुकूमत, मगरमच्छ की आंसू हो रही है। देखिए, ये हर निजाम के अंदर लोअर कोर्ट की फैसले के खिलाफ मैं उससे हायर कोर्ट पे जा सकता हूँ। और अगर मुझे वहां से रिलीफ मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि लोअर कोर्ट ने फैसला गलत किया था। हमें कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे, लोअर कोर्ट के ऊपर ये हावी हुए। राइट, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक के हक में फैसला दूसरे के खिलाफ फैसला नाकाबिले कबूल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट में और हुकूमत में जो तनाव है, और
किस किस को रिलीफ मिल रहा है और आगे किसको रिलीफ मिलेगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। मसला ये है कि अदालतें फैसला करती हैं, एक के हक़ में होगा, एक के ख़िलाफ़ होगा। जिसके ख़िलाफ़ होगा उसको नाकाबिले कबूल होगा, जिसके हक़ में होगा वो अदालतों के हक़ में बात भी करेंगे। उस्मा, ये अब मामला क्योंकि इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी, आप लोगों को क्या मुतालबा होगा सुप्रीम कोर्ट से इस फ़ैसले के हवाले से, इस केस के हवाले से कि किस तरह से इसको टेकअप करें? मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, लेकिन मैं नकवी साहब को ज़रा याद कराना चाहूँगी कि ज़मान पाक में तो कोर्ट का वारंट लेके पुलिस गई थी, सर्च वारंट था बकायदा, कोर्ट से इजाज़त लेके, बकायदा एक लेडी उनके साथ इंस्पेक्टर भी थी। और उस वक़्त ये ज़मान पाक में के जो अपने रेजिडेंट्स हैं, उसमें एतजाज़ एहसन की 2 बहनें भी हैं, उन्होंने जो शिकायत का पलंदा दर्ज किया, उन्होंने कहा हमारी ज़िंदगी अजाब बन गई है, ना हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ना हम अस्पताल जा सकते हैं, ना हम दफ्तरों में जा सकते हैं, खुदा के लिए हमारी जान छुड़वाएं। सुबह 4-4 बजे तक यहाँ हुल्लड़बाजी होती है, ऊंचा ऊंचा म्यूजिक लगा होता है, हम सो भी नहीं सकते हैं। तो ये हाल था वहाँ पे, जहाँ पे अब आप समझते हैं कि किसी और पाकिस्तानी की कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ उन्हीं का है जो वहाँ बैठे इंतशार फैला रहे हैं या पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। दूसरे मैं ये इनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन की ये बात करते हैं, तो कराची में क्या हुआ था? कराची में तो इनका सफाया हो गया था वहाँ पे, हालांकि जो इन्होंने अपने फेक सर्वे करवाए थे पीटीआई में, उसमें यही कहा था कि पूरा कराची जो है वो स्वीप कर जाएगी। तो इन्होंने तो अभी ठान रखी है, इन्होंने तो आलिया कोई आप जो मर्जी कर लें, कोई नतीजा इन्होंने मानना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। इन ये समझते हैं कि 100% जो वोट्स हैं वो सिर्फ इन्हीं को पड़ने चाहिए, बाकी कोई दुनिया में है ही नहीं, कोई ना पार्टी है, ना किसी के पास कोई मैंडेट है, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डाकू हैं। ये और बात है कि करोड़ों रुपए जो है ज़मान पाक के अभी बेसमेंट से जो है वो चोरी हो गए हैं, वो पता नहीं कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया, कोई हिसाब नहीं है कि किधर रिंग रोड का पैसा गया, कोई हिसाब नहीं है कि ये फॉरेन फंडिंग में कहाँ पैसा गया था। इतना पैसा था ज़मान पार्क की बेसमेंट में था और वो चोरी हुआ है, और समझ नहीं, आप पता नहीं है लग रहा कि कहाँ गया। और चादर और चार दीवारी अगर इतना इनको ख्याल था, तो जो मरियम नवाज का और कैप्टन सफदर का जो होटल का दरवाजा तोड़ के अंदर पुलिस गई पकड़ने के लिए कैप्टन सफदर को, तब चादर और चार दीवारी किधर थी? और जब शहबाज शरीफ की बेटी के घर जो है वो छापा इन्होंने मारा था बगैर किसी सर्च वारंट के, जब चादर और चार दीवारी किधर थी? अब मैं आती हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखें, हम अपने तमाम जो इदारे हैं उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, वो उसको रीराइट नहीं कर सकते, ये काम पार्लियामेंट का है। वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की एक तशरीह कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, जाहिर है सिर्फ तशरीह कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर जिस तरह अब हम लोग जब डीसीट हुए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह नहीं की गई थी, कहा गया था कि वोट काउंट नहीं होगा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है कि वोट काउंट होगा। तो उस वक्त से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है और अभी तक चल रहा है। और देखें, अभी भी इलेक्शन कमीशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो इंडिपेंडेंट इदारा है और उसी का जिम्मा है इलेक्शन कंडक्ट कराना, देखना कि वो किस तरह से होता है। कोई उसके ऊपर जो है वो अथॉरिटी और नहीं आ सकती, कोई और उनको किसी किस्म का जो है डिक्टेशन नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट अब टेकअप करती है, ये केस टेकअप करती है, और इसमें क्या आप बाइकआउट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, इसमें वफाक के मसाइल बताएंगे, इलेक्शन कमीशन को क्या मसला है वो किया जाएगा डिफेंस? इसमें PMLN पीपल्स पार्टी या कोई भी और पार्टी जो है, हम तो फरीक नहीं है। हमने तो जो हमें शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हमने तो पूरा फॉलो किया है। हमने उसी तरह पेपर्स फाइल किए, उसी तरह अपने स्क्रूटनी करवाई, उसी तरह से लिस्टें दी, बल्कि पीटीआई ने नहीं दी, इन्होंने अपनी ख्वातीन की लिस्ट ही नहीं दी, सिर्फ 6 नाम दे दिए। तो इन्होंने बल्कि फॉलो नहीं किया वो शेड्यूल, बाकायदा टिकटें भी जो हैं वो सारी डिसाइड हो रही थी। अब अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये उन्होंने बहुत जितने जो इदारे हैं, बाकी वफाकी भी और हमारी जो सिक्योरिटी रखने के इदारे, हमारे अदलिया, सबसे जब उन्होंने
مشورہ اور مطلب ان سے میٹنگز کی، تو یہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اس وقت ہمارا نہ تو معاشی ہمارا ماحول ایسا ہے کہ دو علیحدہ الیکشن جو ہیں وہ کنڈکٹ کرا سکیں، اتنی ہم سخت نہیں ہے ہماری آئی ایم ایف اس وقت ہماری ناک سے نکیریں نکلوا رہا ہے۔ دوسرے جو دہشت گردی کا جو مقابلہ کر رہا ہے، پوری قوم مقابلہ کر رہی ہے، لیکن اداروں نے جو فیڈ بیک دیا ہے، ہماری فوج، ہماری پولیس، سارے اس کا دہشت گردی کا جو مقابلہ کر رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں بہت زیادہ۔ جی ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو اور الیکشن عدلیہ کمیشن نے کہا ہے کہ ہم بھی نہیں آپ کو کوئی میجسٹریٹ وغیرہ اس وقت دے سکتے۔ تو اب جب الیکشن کمیشن نے پھر یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو دیکھ بھال کے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جو فیڈ بیک اداروں نے دیا ہے، یا اگر کسی ادارے نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، تو آپ سپریم کورٹ میں یہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش تو کریں گے نا، کہ یہ بائیکاٹ ہی کر دیں گے؟ چٹان صاحب، کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت کا حصہ ہے، تو آپ لوگ کیسے چاہیں گے کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو ڈیفینڈ کیا جائے، الیکشن کمیشن کو ڈیفینڈ کیا جائے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جائے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو آخر حکومت سے ہی کہنا ہے نا کہ ہمیں مین پاور پرووائڈ کریں، سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اور فائنینشیل جو ہے وہ ہمیں دیں تاکہ ہم الیکشن کنڈکٹ کروا سکیں۔ تو آپ لوگ اس کیس کو ڈیفینڈ کریں گے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے فل کورٹ بنانا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے جو حالات ہے اس میں ساری ٹو سے مجھے نہیں پتا کہ اس میں توہین عدالت ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان سے ہمارے عدالتی فیصلے مبرا نہیں ہے۔ اس میں یہ جو افراتفری ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ہیں اور ان کے غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ہیں۔ جیسے پنجاب اسمبلی کا فیصلہ کیا گیا کہ بھائی یہ حق تو پارلیمانی لیڈر کو ہے، یہ پارٹی سربراہ کو حق نہیں ہے۔ یا ابھی جو افراتفری آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیس چل رہا تھا سی پی او لاہور کا، اور اس میں سے فیصلہ اٹھایا گیا، اور پھر جس طرح کے متنازع بینچ بنایا گیا، اور پھر جس طرح کا متنازع فیصلہ آ گیا کہ 3 ججز ہے کہ 5 ججز ہیں، تو اس طرح میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ادارے کا عزت، کسی بھی ادارے کا وقار تب تک ہے جب وہ اپنے آئینی ادارے کے اندر رہ کے کام کرے۔ چاہے پارلیمان اپنے آئینی ادارے کے اندر رہ کے کام کریں گے، پارلیمان مضبوط ہوگا اور اس کا کریڈیبلٹی بنے گا اور یہ ادارہ مضبوط ہوگا۔ اگر الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے اندر کام کریں گے، اگر ججز کریں گے، اگر ہر ایک اسٹیبلشمنٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے ملک کے لیے بہتر ہوں گے۔ لیکن ساری ٹو سے کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں، عدالتی فیصلے ایسے ہیں، اور یہ ایک تاریخ ہے۔ نواز شریف کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لے، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لے، یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ اٹھا کے دیکھ لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ وہ بجائے اس کی کہ مسائل کو حل کرے، مسائل کو زیادہ کرنے میں ان کا کردار رہا ہے۔ اور اس بار بھی ہماری توقع یہ ہے کہ ادارہ جو ہے عدلیہ جو ہے وہ مسائل کو، ان کی جو فیصلے ہے، اللہ کرے کہ ان سے زیادہ مسائل پیدا نہیں ہو بلکہ مسائل کا حل نکلے۔ پچھلی بار بھی تمام پارٹیوں نے درخواست کیا تھا چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ جو بینچ ہے یہ ایک مخصوص بینچ ہے، ہر حکومت کے خلاف فیصلے میں پی ٹی آئی کی جتنی بھی پٹیشن آئے ہیں سارے ان کو ملے ہیں اور سارے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آئے ہیں۔ تو آپ لوگ مہربانی کر کے اچھا، میں فردوس صاحب کی جانب چلتی ہوں، لیکن چٹان صاحب خدشات جو لوگ اظہار کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کرتے تو میرے خیال میں ملک کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ رائٹ، چٹان صاحب میں شارٹلی کومنٹ چاہوں گی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا بھی فیڈ بیک اور ایک پیج پر ہونا ہے کہ الیکشن عام انتخابات کے ساتھ ہی ہوں صوبائی؟ دیکھیے جی، ایک پیج کیا ہے؟ پہلا تو اس کا وضاحت ہونا چاہیے کہ ایک پیج کیا ہے۔ ایک پیج ہمارا آئین ہے، ہمارا دستور ہے، جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان۔ یہ اگر ہر ادارہ اپنے آئینی اختیارات اس ہر ادارے کے جی ٹھیک ہے، ہر ادارے کا کام ہے۔ فردوس صاحب آپ لوگ بھی ظاہر ہے کہ یہ تو سب کے لیے بہتر ہوگا اگر فل کورٹ بن کے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے ہم ایک پیج نہیں سمجھتے۔ جی ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے فل کورٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔
जिससे कि कोर्ट हैज ऑलरेडी स्पोकन कि इलेक्शन 90 दिन में होने इसके हुक्म की कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, इसके ऊपर केस है। और जहां तक ताल्लुक है उस्मा बीवी जो कह रही है, लैपटॉप के लिए 160 बिलियन, आटा स्कीम के लिए 150 बिलियन, इलेक्शन कराने के लिए 20 बिलियन मौजूद नहीं है। IMF की क्या बात करती है, कौन से फिगर्स की बात करिए? तहखाने में इन्हीं ने बैठ के तस्वीरें निकाली और वीडियो निकाली है कि इनको करोड़ रुपए नजर आ गए थे इमरान खान के पास तहखाने में। पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट लाती है, पता नहीं कौन से इनको जाना चाहिए, किसी जगह इलाज करा दे। बात यह है कि इस वक्त इस मुल्क के आइन का बनाना, दस्तूर बनाना 2/3 ऑफ दी मजलिस शूरा का हक है। नया कानून बनाना मेजॉरिटी ऑफ द शूरा का हक है। इंटरप्रिटेशन का हक एक दफा आइन बन जाता है तो उसकी फाइनल इंटरप्रिटेशन का हक सुप्रीम कोर्ट हुआ है। लेकिन फिरदौस साहब किसी बात पे तो फिरदौस साहब एक सवाल, किसी को इतराज है इस असूल से? अगर इस असूल को आप मानते हैं जहां इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट की, अभी चट्टान साहब ने कितना बड़ा झूठ बोला रमजान के महीने में। चलो देखिए वो जो 5 जजेस, यही तो मसला है आप लोगों का, हर एक पे इल्जाम तराशी, हर एक पे बुहतान, हर एक को आप पगड़ी उछालते हैं आप लोग। आप सोशल मीडिया टीम किसी के कंट्रोल में नहीं है, हर एक को गाली, हर एक को गलोच, कोई टॉलरेंस नहीं, कोई किस्म के तहजीब का कोई नामो निशान नहीं दूर दूर तक। यही तो प्रॉब्लम है। आप खुदा के लिए इल्जामात लगाने बंद कर दें लोगों को। एक सेकंड, जो जिस पे झूठ कह रहे हैं वो बता तो देना क्या है, ताकि चट्टान साहब इसको डिफेंड कर सके, उसको रिप्लाई दे सके। जी फिरदौस साहब कंप्लीट करें, क्या बात, किस बात पे झूठ बोला है? जो दो जजेस ने डिसेंटिंग नोट लिखा था, क्या उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए? उन्होंने ये कहा था कि ये सो मोटो नहीं उठाना चाहिए था चीफ जस्टिस को। दे डिड नॉट डिनाई द फैक्ट कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। हाउ इज ही इंटरप्रेटिंग दिस? दिखाइए एक जगह दिखाते कि उन्होंने इसकी मुखालफत की हो कि 90 दिन में इलेक्शन। अच्छा, आपने कहा कि झूठ बोला है तो वो जाहिर है कि ये मैं उनको राइट देना चाहूंगी कि वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके। चट्टान साहब गुमराह कर रहे हैं जी, अच्छा ठीक है, आपने बात कर दी है ना, अब चट्टान साहब को भी राइट दे दें कि फवाद चौधरी जो ट्रक का जिक्र कर रहा था ऑडियो में कि ट्रक आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो ट्रक क्या था? रमजान का महीना है, आप सच बोले, चलो आप सच बात करें, मैंने तो झूठ बोल दिया रमजान में, आप सच बात करें। फवाद चौधरी जो ट्रक का जिक्र कर रहा था वो ट्रक क्या था? आप सच बात करें, चलो। क्या देंगे आप? पहले इसकी बात करें ना, जजमेंट की, बाकी को छोड़िए। नहीं सच बताए ना, आप बताइए वो ट्रक क्या था? वो ट्रक आप सच बताइए, वो ट्रक क्या था? वो लाइन कोर्ट की जिसने उन जजेस ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कहीं दिखा दे उन दोनों जजेस के जजमेंट में। चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ, किसी आदमी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर नहीं हो सकते 90 दिन में तो आप उसको टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। ये भी जजमेंट पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है कि आप टाइम आगे, आप थोड़ा बहुत टाइम आगे कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी नियर का वर्ड यूज किया गया, नियर टू डेट कहा गया, नियर टू समवेयर। आप दिखा दें लाइन, तो गुंजाइश तो उन्होंने अपने डिसीजन में छोड़ दी है। आपसे गालिबन वो सेंटेंस जो है ना वो पढ़ा नहीं। अच्छा, आपको समझ नहीं आई सेंटेंस। अच्छा चट्टान साहब, आप किस ट्रक की बात कर रहे हैं? आप किस ट्रक की बात कर रहे हैं? दो जजेस ने किसी टाइम का जिक्र नहीं किया, दो जजेस ने सिर्फ ये कहा। शमीम साहब आप ठीक कह रहे हैं, शमीम नकवी साहब खामोश हो जाए तो मैं बात करूंगा ना, आप सारे एक साथ बात करेंगे, चलिए लगता है लोग हमें पढ़े लिखे लोग समझते हैं। मैंने शमीम नकवी साहब पहले तो पीटीआई को समझाएं कि खुदा के लिए जत्थे लेके ना अदालतों में जाया करें, कोई इज्जत करें अदालतों की। चले जाते हैं वहाँ पे हमले करने शुरू कर देते हैं, वहाँ पे इमलाक का नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी मोटरसाइकिल को आग लगाते हैं। खुदा के लिए आप जब इमरान खान को बोले कोई एक बात करेगा तो एक्नॉलेज होगी ना, कायदे कानून के साथ जाया करें, पेशियां अपनी भुगताया करें, 200 पेशियां भुगताइए। आपसे माजरत
ایک بھی اور شکریہ بھی ادا کروں گی کیونکہ کسی ایک کی بات بھی ہوگی جب آپ سب ایک ساتھ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ عثما آپ کا بھی اسٹوڈیو تشریف آوری کا, اور اخونزادہ چٹان صاحب آپ کا بھی شکریہ, فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بھی شکریہ. دیٹس آل ٹو نائٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.